हाय दोस्तों, आज के वीडियो सेशन में हम नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स को विधिवत समझेंगे और इसकी स्टडी करेंगे। तो देखिए, मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि ट्रांसफार्मर कोर को हम कैसे एक नो लोड बॉडी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया था कि ये पूरा जो आपके सामने ये दिख रहा है ट्रांसफार्मर का कोर ही एज ए सर्किट में हम इसको क्या कर दिए हैं, कन्वर्ट कर दिए हैं रेसिस्टेंस और इंडक्टर में। ठीक है, क्यों हमने ऐसा किया है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि कोर में करंट फ्लो होता है तो भैया उससे फ्लक्स भी जनरेट होता है और उसमें हीट भी बनता है। तो यानी कि ये दोनों कंपोनेंट कहीं ना कहीं उसमें काम करते हैं, तभी ऐसा पॉसिबल हो पाता है। इसीलिए इसको हमने दो पार्ट में पूरे को हमने क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है। इसी को कहते हैं हम शंट ब्रांच पैरामीटर। ठीक है, ये आपका नो लोड रेसिस्टेंस या नो लोड रिएक्टेंस जो भी आप कह लें। यहाँ पे आप देखिएगा कि जब ट्रांसफार्मर पे कोई लोड नहीं होता है तो बेसिकली ट्रांसफार्मर में तो कोई करंट फ्लो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि बिना लोड के करंट नहीं फ्लो होती है। जैसे अगर हम स्विच को ऑन कर दें और हम सॉकेट में कुछ कनेक्ट ना करें, तो तार ना कनेक्ट करें या आप कोई चार्जर या कोई पॉइंट कनेक्ट ना करें, तो स्विच को ऑन करने से करंट हवा में तो फ्लो होगी नहीं। करंट फ्लो होने के लिए क्या ज़रूरी है, लोड होना ज़रूरी है। तो यहाँ अगर कोई लोड नहीं है तो ये जो कोर है अपने आप में एक छोटा लोड का काम कर सकता है, जिसकी वजह से इसमें थोड़ा बहुत करंट क्या होगी, फ्लो होगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शंट ब्रांच पैरामीटर को यहाँ पे दिखाया गया है। आर नाट और एक्स नाट को आप इसको अज्यूम कर सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर का कोर है उसको एज ए सर्किट हम डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हीट भी जनरेट होता है और उसमें फ्लक्स भी जनरेट होता है करंट फ्लो होने की वजह से। तो हीट जनरेट करने का कारण क्या है, ये रेसिस्टेंस है, और फ्लक्स जनरेट करने का कारण क्या है, ये इंडक्टेंस है। इसीलिए दोनों को साथ में यहाँ पे यूज किया गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपको देखना है कि इसको क्या बोलते हैं। ये जो कंपोनेंट है आई डब्ल्यू, इसको बोलते हैं वर्किंग कंपोनेंट। आई ए कंपोनेंट, आई म्यू इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। यानी कि नो लोड करंट इन दो पार्ट में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। और ये आपका ये कंपोनेंट आपके सामने है और आउटपुट में केवल ईएमएफ ही वोल्टेज है। यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, क्योंकि करंट जब कोई सेकेंडरी में फ्लो नहीं हो रही है, तो जो ईएमएफ इसमें बन रहा है वही ईएमएफ लोड पे टर्मिनल पे आ जाएगा। तो E2 और V2 सेम ही होंगे। तो नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स में जो चीज़ें, जो पैरामीटर हम पा रहे हैं, जैसे आई नाट, आई म्यू, आई यहाँ पे आई म्यू कह सकते हैं, या आई डब्ल्यू, ये जो पैरामीटर हमको यहाँ मिल रहा है, इसी में हमको क्या करना है, ग्राफ खींचना है। उसी को हम बोलेंगे नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन्हीं को हम यहाँ पे डील करने जा रहे हैं। आप यहाँ पे ध्यान से समझिए इन चीज़ों को। यहाँ पे देखिए, आपने जैसे मैंने ईएमएफ इक्वेशन जब मैं प्रूफ कराया था तो उसमें मैंने दिखाया था, बताया था कि जो ईएमएफ होता है वो फ्लक्स से 90 डिग्री क्या हो जाता है, लैग होता है, क्योंकि फाई बराबर होता है फाई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब क्या करने लगी यार, प्रूफ किया था ई बराबर ई मैक्स साइन मैंने प्रूव किया था π/2 माइनस ओमेगा टी। मैंने इस चीज़ को प्रूव किया था। तो ईएमएफ माइनस यहाँ पे क्या हो रहा है, π/2 एंगल क्या हो रहा है, पीछे हो रही है 90 डिग्री। ईएमएफ आपका क्या हो रही है, माइनस हो रही है। तो यहाँ पहले ऐसा हुआ था, लेकिन अंदर का माइनस, बाहर का माइनस जब अंदर गया था तो ये ओमेगा टी माइनस π/2 हुआ था। प्रीवियस लेक्चर आप देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये ओमेगा टी है फ्लक्स और ये ओमेगा टी माइनस π/2 है, इसलिए ईएमएफ क्या हो जाता है, फ्लक्स से 90 डिग्री पीछे हो जाता है। ये मैंने बताया था। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि केवल सर्किट में नो लोड करंट ही फ्लो हो रही है और इस करंट के कारण हीट भी जनरेट हो रहा है और इसी करंट के कारण फ्लक्स भी जनरेट हो रहा है। तो इसका मतलब इस करंट के दो रूप हैं, दोनों रूप इसके अलग अलग वर्क कर रहे हैं। एक मैग्नेटाइजिंग करंट है और एक आपका वर्किंग करंट है, कंपोनेंट है। तो ये जो है आपका हीट जनरेट कर रहा है और ये आपका फ्लक्स जनरेट कर रहा है, मैग्नेटाइज कर रहा है। तो चूँकि ये मैग्नेटाइज कर रहा है, इसीलिए फ्लक्स के ही
फेज में है, क्योंकि ये इसी क्या कर रहा है, ये फ्लक्स को जनरेट कर रहा है, ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, इसलिए दोनों फेज में है। लेकिन ये जो वर्किंग करंट है ये हीट जनरेट कर रहा है और ये वोल्टेज के फेज में है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं अगर रेसिस्टिव सर्किट, प्योर रेसिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं, तो भाई रेसिस्टेंस है, हीट जनरेट हो रहा है, तो वोल्टेज और करंट एक ही फेज में हो गए। तो यहाँ पे इस चीज़ को आप समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। अब ये आपका सप्लाई वोल्टेज V1 है और ये EMF जो प्राइमरी में EMF जनरेट हुआ था, आप अच्छे तरीके से इसको समझ रहे होंगे, इस कॉइल में जो EMF जनरेट हुआ था और सप्लाई का जो वोल्टेज था, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं E1 और V1, इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज़, ये E1 और V1 एक दूसरे के अपोजिट है, क्योंकि लेंज साहब ने ही बताया था कि इंड्यूस्ड EMF उसी काज का अपोज करेगा जिससे उत्पन्न हुआ है। तो ये सप्लाई वोल्टेज का क्या करता है, विरोध करता है। तो सप्लाई वोल्टेज का विरोध होने की वजह से EMF और ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। चूँकि इसी EMF के कारण E2 भी आता है, EMF सेम भाई हैं भाई, इसलिए ये दोनों एक सेम फेज में हो जाएंगे और EMF वोल्टेज आपका प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज इन दोनों के अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि भैया वही फ्लक्स E1 जनरेट कर रही है, वही फ्लक्स दूसरे वाइंडिंग में जाकर के E2 जनरेट कर रही है, इसलिए इन दोनों का नेचर सेम होगा। ये दोनों मिल करके सप्लाई वोल्टेज V1 के अपोजिट होंगे। तो आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि E1 और E2 के बीच फेज डिफरेंस कितना है, तो कितना बताएंगे, 0 डिग्री। पूछता है V1 और E2 के बीच फेज डिफरेंस कितना है, ये 180 डिग्री। क्वेश्चन कभी कोई पूछता है V1 और E1 के बीच कितना फेज डिफरेंस होगा, ये आपका कितना होगा, ये होगा आपका वही 180 डिग्री। कभी कभी आपका V2 और E2 के बीच में पूछता है, तो V2 और E2 भी सेम फेज में होंगे, क्योंकि क्या है, ये E2 में जब वोल्टेज ड्रॉप घटाएंगे तो ही तो V2 बनेगा। तो चूँकि आप देखें नो लोड के कंडीशन में क्या था, नो लोड के कंडीशन में आपने देखा था कि जो V2 था वही E2 था, सेम थे। तो नो लोड में आपने इस बात को देखा ही, तो V2 भी इसी में आपका इसी के साथ ही होगा। ठीक है, देखिए E2 ही V2 बनता है, अगर इसमें हम वोल्टेज ड्रॉप को हटा दें तो यही आपका क्या बन जाएगा, V2 बन जाएगा। तो वोल्टेज ड्रॉप चूँकि नो लोड में होगा ही नहीं, इसलिए E2 V2 सेम फेज में होंगे। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये जो आपका नो लोड पावर फैक्टर, ये नो लोड एंगल जो है, इसी के साथ अगर कास लगा दें तो ये हो जाएगा नो लोड पावर फैक्टर। इसको हम क्या बोलेंगे, नो लोड पावर फैक्टर। ये आपको बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है, 0.2 के आसपास ये होता है नो लोड पावर फैक्टर की वैल्यू। ठीक है, और ये जो एंगल होती है ये लगभग 75 डिग्री होता है। ये सब आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या कही रही हो आप, ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा, हमको आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आ गई होंगी। तो ये तो था आपके सामने नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए फुल लोड कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है। फुल लोड कैरेक्टरिस्टिक्स में वही सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब फुल लोड में क्या होगा कि लोड यहाँ पे हम कनेक्ट कर देंगे, सेकेंडरी में यहाँ पे हम कोई ना कोई लोड कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे चाहे रेसिस्टिव लोड, चाहे इंडक्टिव, चाहे कैपेसिटिव, कोई ना कोई यहाँ पे हम लोड कनेक्ट कर देंगे। जब लोड इसमें कनेक्ट करेंगे तो ये करंट भी इसमें फ़्लो होने लगेगी, मतलब ये कि I1 करंट भी फ़्लो होने लगेगी। अब इसके पहले तो नहीं थी, लेकिन अब इसमें करंट भी फ़्लो होगी और इसमें भी आपकी I2 करंट क्या होगी, फ़्लो होने लगेगी, क्योंकि आपने लोड करंट कर दिया। तो अब करंट भी इसमें क्या होने लगेगी, फ़्लो होने लगेगी। अब इसका बिहेवियर हम समझते हैं। यहाँ पे देखिएगा, अब इसका हम बिहेवियर ठीक प्रकार से समझते हैं। अब जैसे जैसे ही करंट फ़्लो होगी, यहाँ पे ये बात ध्यान देने योग्य है कि जैसे ही करंट कॉइल में फ़्लो होगी तो होगा क्या, एक बैलेंसिंग करंट भी जनरेट होगी, जो इन दोनों का रिजल्टेंट होंगी उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका प्राइमरी करंट है और ये आपका नो लोड करंट है जो कोर में फ़्लो हो रही है। तो इन दोनों का आप रिजल्टेंट क्या होगा, ये कोई ना कोई करंट हमको मिलेगी, यही आपकी एक्चुअल प्राइमरी करंट होगी।
ठीक है, जो I1 और I0 का क्या होगी, रिजल्टेंट होगी। बाकी सारी चीज़ें वही हैं, प्राइमरी वोल्टेज है, सेकेंडरी वोल्टेज है, एक दूसरे के अपोजिट होंगे, E2 भी यही होगा, E1 भी यही होगा, बाकी सारी चीज़ें सेम वही हैं। अब इन दोनों का रिजल्टेंट एक प्राइमरी करंट यहाँ पे आ गया, चूँकि सेकेंडरी करंट भी यहाँ पे फ्लो हो रही है। यहाँ पे देखिए ये सेकेंडरी करंट भी यहाँ पे क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, अब फुल लोड कैरेक्टरिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पे देखिए प्राइमरी करंट मान लीजिए I1 फ्लो हो रही है, सेकेंडरी करंट मान लीजिए I2 फ्लो हो रही है, क्योंकि भाई करंट अब फ्लो होने लगी क्योंकि आपने लोड कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे जब करंट इसमें फ़्लो होगी तो आप करंट का डायरेक्शन अगर ये है तो फ्लक्स का डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा। आप अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि अगर आप उन्हें उंगली यहाँ पे आप लगाते हैं, अपने उंगली करंट के डायरेक्शन में लगाई तो अंगूठा देखेंगे ऊपर जाएगा, तो फ्लक्स से आपकी ऊपर जाएगी, जाहिर सी बात है। यहाँ पे देखिए करंट के डायरेक्शन में आप इधर उंगली लगाएंगे तो फ्लक्स यहाँ भी ऊपर आएगी, यानी कि दोनों फ्लक्स एक दूसरे के अपोजिट हो रहे हैं, प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड का फ्लक्स। ये ना केवल अपोजिट होंगे बल्कि दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। क्योंकि ट्रांसफार्मर एक कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस है, फ्लक्स को मेंटेन रखती है, कांस्टेंट रखती है। तो जो फ्लक्स यहाँ पे डिस्ट्रॉय होगा उसकी प्रतिपूर्ति के लिए, उसको बराबर करने के लिए इनपुट से करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसी को बोलते हैं बैलेंसिंग करंट। क्या करते हैं, बैलेंसिंग करंट बोलते हैं। ये करंट क्या करती है, जो फ्लक्स यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुए रहते हैं, ख़त्म हुए रहते हैं, उनको बैलेंस करने का काम करती है। यानी कि अगर I2 करंट सेकेंडरी में फ़्लो हो रहा है तो इसके वजह से प्राइमरी में I2 डैश एक बैलेंसिंग करंट फ़्लो होती है। ठीक है, तो इस तरह से प्राइमरी में नो लोड करंट तो फ्लो होता है जो इसके कोर में जाता है, नो लोड के साथ साथ एक बैलेंसिंग करंट I2 डैश भी इसमें फ़्लो होती है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट आपका प्राइमरी करंट I1 होता है। ठीक है, इसी चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है। क्वेश्चन आप समझ सकते हैं हमारे कॉन्सेप्ट को। यहाँ का करंट से यहाँ भी फ्लक्स बना, यहाँ के करंट से यहाँ से भी फ्लक्स बना, दोनों के फ्लक्स एक दूसरे को कैंसिल आउट किए, फ्लक्स रिड्यूस हुआ। उसकी प्रतिपूर्ति के लिए यहाँ पे होगी कि बैलेंसिंग करंट कैसे इसमें जनरेट हो रहा है। दोनों के फ्लक्सों से आपका फ्लक्स रिड्यूस होगा, उसको बैलेंस करने के लिए प्राइमरी साइड से करंट बढ़ेगी, उसी को बैलेंसिंग करंट कहेंगे। I2 करंट अगर इसमें फ्लो हो रही है तो इसी के सापेक्ष आपका I2 डैश प्राइमरी में फ्लो होगी। यानी कि जो प्राइमरी करंट I1 इसमें फ्लो हो रही है, वास्तव में सप्लाई देने की वजह से जो करंट आ रही है, ये करंट नो लोड करंट और बैलेंसिंग करंट दोनों का क्या होगा, वेक्टर सम होगा। इसी चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपकी I1 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो I1 है, या सेकेंडरी करंट के अपोजिट में दिखाया गया है, क्योंकि यही I1 ही बैलेंसिंग करंट है। और इस बैलेंसिंग करंट और नो लोड करंट का रिजल्टेंट आपका प्राइमरी, एक्चुअल प्राइमरी करंट है, जो सर्किट में क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। इसमें जो करंट फ्लो हो रही है यही एक्चुअल करंट प्राइमरी करंट है। ठीक है, जो नो लोड करंट और बैलेंसिंग करंट का क्या है, रिजल्टेंट है। सेकेंडरी करंट के अपोजिट में बैलेंसिंग करंट क्या होगी, फ्लो होगी। तो इस तरह से आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि सारी बातें मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया था कि EMF अपोजिट ही क्यों जा रहा है, इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सकते हैं, ये सब मैंने इसी लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आप ध्यान से देखेंगे नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स में तो सारी बातें एक्सप्लेन किया गया है कि यहाँ पे E2 E1 एक साथ होंगे, इनके बीच फेज डिफरेंस 0 होगा, इनके और इनके बीच फेज डिफरेंस 180 डिग्री होगा। नो लोड पावर फैक्टर का मान 0.2 के आसपास होता है। पावर फैक्टर, नो लोड पावर फैक्टर एंगल की वैल्यू 75 डिग्री होती है। मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, वर्किंग कंपोनेंट, सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया है अभी जस्ट इसके पहले ही। आप चीज़ों को ध्यान से देखे होंगे तो आपको सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। तो आपके दोनों बोर्ड एग्ज़ाम और कंपटीशन एग्ज़ाम दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन दुख की बात यही है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं। आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, तो हम चाहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर कोई बातें समझ में नहीं आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा। तो इस तरह से आपका एक फुल लोड कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो गया। अब इससे आगे हम पढ़ाएंगे तो बैटरी के वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम यहीं पे हम वीडियो को पॉज करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा ओपन सर्किट टेस्ट।
आप लोग ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, हर एक चीज़ों को वहाँ पे बताऊँगा, रीजन सहित बताऊँगा, जो आपके लिए हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।